मैं जब ये सीख रहा था ना ग्राफोलॉजी, जहाँ पे हम लोग हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की बात करते हैं और वहाँ से माइंडसेट को डिकोड करते हैं, तो ये सीखते समय हमको हर बार ये बताया गया या हमने ऐसे सीखा है कि हर एक बीमारी जो है वो हमारे मन से उत्पन्न होती है, मन में विचार आने वाले विचार। तो उस समय पे मेरे साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर सीख रहे थे और उन्होंने कहा, अरे ये तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे सिमिलर है। तो क्या ये सच है? यस यस यस। आपका जो अभी पैशन है, आपका जो अभी बिजनेस आप कर रहे हो, ये और होम्योपैथी काफ़ी सारी सिमिलर है, बिकॉज आप भी माइंड पे ज़्यादा फोकस करते हो, माइंड से ही निकलती है। यस। तो आप सभी लोगों ने थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल का बुक पढ़ा होगा और उस बुक में उन्होंने लिखा है हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। तो आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट ऐसे ही जिन्होंने पिछले 4 जनरेशन से इस ह्यूमैनिटी को सर्व किया है और ह्यूमैनिटी को हेल्दी बनाया, और इनका हेल्दी बनाने का तरीका बड़ा अनोखा है। ये जिस तरह से हेल्दी बनाते हैं वहाँ से व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो चलिए सीखते हैं उनकी लाइफ के बारे में और कैसे आप अपनी हेल्थ में बड़ी आसानी से सुधारना कर सकते हो। तो आज के सेलिब्रिटी गेस्ट का नाम है मनीष निकम जी, जो करते हैं होम्योपैथी, और इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है जिसका नाम है आदित्य होम्योपैथिक क्लिनिक, और एशिया का सबसे बड़ा 100 बेड की कैपेसिटी है और ऐसा दूसरा कोई है नहीं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी इस मोमेंट पे। नमस्ते मनीष जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते सर। तो मनीष जी बताइए कि आप कब से ये कर रहे हैं और क्या आपका अनुभव है होम्योपैथी के लेके? सबसे पहली चीज़ होम्योपैथी, और होम्योपैथी का इतना बड़ा हॉस्पिटल जैसा कि अभी आपने कहा, तो ये अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ है। पर मेरे पिताजी डॉक्टर अमर सिंह निकम, इन्होंने 1995 में ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल चालू किया। उस समय ये हॉस्पिटल सिर्फ 4 बेड का था और अभी हमने 2019 में इसका, हमारे जो महाराष्ट्र के सीएम थे फडणवीस सर, उनके हाथों उनका हमने इनॉग्रेशन किया ये नए हॉस्पिटल का, जो कि अभी 100 बेड का है। 2019 में, जस्ट बिफोर द कोविड। यस, अच्छा, जस्ट बिफोर द कोविड। एंड होम्योपैथिक हॉस्पिटल, ये कंसेप्ट ही मेरे पिताजी डॉक्टर अमर सिंह निकम इन्होंने लाई, मैं ऐसा कहूँगा। इसीलिए उनको पायोनियर ऑफ होम्योपैथिक हॉस्पिटल ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल मतलब हमने आज तक सुना है कि हॉस्पिटल है तो बहुत सारी गतिविधियाँ होती है ना, उसमें कटिंग भी होता है, मतलब सीजर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन होम्योपैथी में क्या ये इस तरह की चीज़ें होती है कि कट किया है, सीव किया है, ये सब पार्ट है होम्योपैथी का? यस। हॉस्पिटल यानी कि यही सब कंसेप्ट हमारे दिमाग में आती है। हाँ। बट आप हमारा हॉस्पिटल जब भी देखोगे तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीठी दवाई देते हैं, जो होम्योपैथिक की मीठी दवाइयाँ रहती है वही सिर्फ हम देते हैं। एंड यही दवाइयाँ जो भी बीमारियाँ है, जैसे कि किडनी फेल्योर है, लीवर फेल्योर है, जो कि जिस तरह के पेशेंट्स एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में एडमिट किए जाते हैं, उनको बहुत सारी ट्रीटमेंट दी जाती है, बहुत सारे सलाइंस वगैरह, इवन द सर्जरीज वगैरह, ये सब किया जाता है। पर हम लोग ऐसे ही बीमारियाँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा से ठीक करता है। ना कोई सलाइन, ना कोई सर्जरी, ना कोई कट छाट, कुछ भी नहीं। क्या बात! लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं अरे होम्योपैथी करते वो तो साबुदाना की गोली दे देते हैं। तो क्या उसका कलर सफ़ेद रहता है? तो क्या कंटेंट भी सेम रहता है? क्या मतलब क्या स्पेशलिटी है इस गोलियों के अंदर? सही सवाल पूछा आपने। होम्योपैथी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स है अभी भी, और लोगों को पता नहीं रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअल में क्या है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोग ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज़, जो पिल्स हम लोग खाते हैं उसे ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ग्लोब्यूल्स, यस। ओके। सो ये ग्लोब्यूल्स पे हम लोग दवाई का अर्क डालते हैं, और फिर क्या वो दवा अर्क में मतलब जड़ी बूटी रहती है या मतलब कोई ऐसे केमिकल रहता है? यस, ये जो दवाइयाँ रहती है ये पूरे नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। हाँ, नेचुरल हर्ब्स ही नहीं, नेचुरल केमिकल्स, इवन एनिमल्स, तो ये सब नेचर से जो भी निगड़ित है वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे होम्योपैथी में बहुत सारी, यानी कि उनसे ये दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसा कि अभी आप नमक ले सकते हो, तो नमक से भी होम्योपैथिक दवाइयाँ है। नमक भी एक औषधि है? हाँ, ओनियन है, देन
हनी बी के से भी है, देन स्नेक पॉइजन से भी है, और ऐसे बहुत सारी वनस्पति से भी है। तो सभी सभी नेचुरल केमिकल्स जो भी जिसमें नेचुरली गुण है, औषधि गुण है, ऐसे चीज़ों से होम्योपैथिक तो आपको आपका जो स्टडी होता है होम्योपैथी में, तो ये सब क्या सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें इसके लिए एंटीडोट है, इसके लिए एंटीडोट है, ऐसे सिखाया जाता है कि आप प्रोपोर्शन? क्योंकि मैंने देखा कि होम्योपैथी ना अलग अलग तरह का एक्सपर्टीज़ है। जैसे मैंने सूर्याटीट नाम से एक हमारे दोस्त है, उनका देखा तो उनका सोरियासिस पे एक्सपर्टीज़ है, किसी और का मैंने देखा तो उसका किसी और पे एक्सपर्टीज़ है। तो एक्सपर्टीज़ वाले लोग मैंने बहुत देखी होम्योपैथी में। तो क्या हर कोई अपनी खुद की औषधि खुद बनाता है इसमें? देखिए कैसा रहता है, होम्योपैथी और एलोपैथी ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है। एलोपैथी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, होम्योपैथी में आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। सो जो डॉक्टर ज़्यादा करके अगर सोरियासिस के पेशेंट ठीक कर रहा है, उसे उसका सोरियासिस का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सो वो उसका सोरियासिस का एक्सपर्टीज ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सोरियासिस के लिए है। ऑब्वियसली मतलब उन्होंने अपना एक्सपर्टीज उसमें कर दिया, उन्होंने अपना एक्सपर्टीज बनाया है, बट ये तो एक्सपीरियंस की बात है। हम यहाँ पे जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं वो क्लासिकल होम्योपैथी है। क्लासिकल होम्योपैथी यानी कि जो जैसे शुरू हुई थी होम्योपैथी, अभी 250 साल पुरानी ये पैथी है, एंड तब से जो भी चल रहा है हम उसी जो लॉज होम्योपैथी के हैं, जो प्रिंसिपल्स है, वही पूरा फॉलो करके ये सब हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं, और ये हॉस्पिटल भी उसी बेस पे ही चल रहा है अभी। वाह। तो थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि देखो 4th जनरेशन की बात चल रही है, मतलब दादा के भी दादा, ऐसे मतलब आपके डैडी के दादा जो है उनसे ये चालू हुआ था। कितना इजी या मुश्किल डिसीजन ये था कि पापा भी वही कर रहे हैं, पापा के पापा ने भी वही किया था, उनके पापा ने भी वही किया था, और मैं भी वही करूँगा? क्या ये डिसीजन इजी था या आप चाहते थे कि कुछ डेविएशन करे, कुछ अलग करे? क्या था उसके बारे में? यस, मुझे बहुत सारी बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आप डॉक्टर ही क्यों बने? अच्छा। हाँ, ऑफ कोर्स बचपन में स्कूल में जब भी था तो बच्चे तो डायरेक्टली डॉक्टर ही बुलाते थे तभी से बट मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूँगा, जहाँ मेरा इंटरेस्ट है वहाँ पे। क्या ऑप्शंस रखे थे आपने? मुझे आईटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, आईटी? हाँ, इंटरेस्टिंग। तो आईटी में मुझे कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का नॉलेज मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए मैंने जब होम्योपैथी भी किया, मैंने होम्योपैथी चूज़ इसलिए किया, आपका जो क्वेश्चन था, जनरली क्या हुआ था कि मैं बहुत यानी कि इसमें था, कन्फ्यूजन में था कि क्या करूँ, कैसे करूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा सेटअप पापा ने ऑलरेडी बनाया है, तब 70 बेड्स का हॉस्पिटल था उनका। और फिर मुझे लगा कि ये पैथी जो है, मैंने बचपन से तो ऑफ कोर्स इतने सारे रिजल्ट्स देखे हैं कि मैं बता नहीं सकता कि मैंने कि लाखों पेशेंट्स मैंने ठीक होते मैंने आंखों के सामने देखा है। सो ये पैथी इतना मैजिकल इफेक्ट्स कर सकती है, इसका विश्वास इवन मुझे भी नहीं लग रहा था। बट बहुत बार मुझे 2 बार निमोनिया हुआ, तभी के टाइम पे भी मैंने होम्योपैथी खाई। एक बार मंकी बाइट हुआ, डॉग बाइट्स, तो मेरे पास डॉग्स रहते हैं तो उनके भी बाइट बहुत बार हो चुके, बट उस टाइम पे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ही ली थे। सो ये बचपन से इतना सब कुछ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यार होम्योपैथी ही मैं करूँगा। एंड जो भी पापा का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी लेगेसी हमारी चल रही है, जो जैसा आपने बोला कि 4th जनरेशन है, तो ये लेगेसी मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी थी, तो इसीलिए मैंने होम्योपैथी चूज़ किया। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मैं आईटी में भी इंटरेस्टेड था, तो उसका भी मैंने इस्तेमाल किया। तो मैंने होम्योपैथी से रिलेटेड मैंने कुछ मेरे ऐप्स बनाए। मेरे अभी 2 और आपने जो नया हॉस्पिटल बनाया उसमें भी काफ़ी सारे टेक्निकल एडवांसमेंट जो है वो आपकी वजह से हुई है सर? यस। अभी मैंने वो 2 ऐप्स तो बनाए वो, और उसके बाद में मैंने एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जो कि प्योरली होम्योपैथिक हॉस्पिटल से बेस्ड है। और उसका अभी भी मेरा हॉस्पिटल उसी पे ही चल रहा है, और अभी नया वर्जन भी उसका आएगा। सो ऐसे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर मैं इसमें कर रहा हूँ कि हम लोग इसमें होम्योपैथी में इसका एडवांस का टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। पर देखिए क्या होता है ना, मैंने डॉक्टर्स की लाइफ देखी है, डॉक्टर्स की लाइफ में देयर इज़ नो जॉय, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि पूरा दिन बैठे रहते हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, और लास्ट में इतना ज़्यादा बातचीत करने का, इमोशनल एंगेजमेंट रखने के बाद वो घर में वो सेम लेवल पे परफॉर्म करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपकी पूरी की पूरी फैमिली में सब हर कोई डॉक्टर है, तो
बचपन कितना मुश्किल था आपके लिए कि पापा नहीं मिलेंगे, क्योंकि पापा तो बिजी है, पापा फेमस है, तो पापा के पास पेशेंट की संख्या भी ज़्यादा है और रात देर रात तक काम करेंगे, वापस सवेरे वही काम करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगा कि आपके पापा आपको नहीं मिल रहे हैं, कि आप मतलब वो सहवास या इन्फ्लुएंस जो है कभी आपने मिस किया बचपन में उसको? यस ऑफ कोर्स, वो सब मिस किया क्योंकि मेरे पापा 16 घंटे काम करते हैं। ओह वाह। और 16 घंटे यानी कि सिर्फ कुछ घंटों की नींद और फिर से वापस काम पे जाना। और बीच में भी 16 अगर जब hours। भी 16 आवर्स, एंड बीच में भी अगर कुछ टाइम मिला तो उसमें भी उनके मीटिंग्स वगैरह सब कुछ रहते थे। पर हाँ ज़रूर वो चीज़ें हमने मिस की, उनसे कनेक्शंस वगैरह। पर मेरी मेरी मॉम जो है, उन्होंने हमें अच्छे से बड़ा किया और उन्होंने तब से हम पे अच्छे संस्कार डाले हैं, जिसके कारण हम तीनों डॉक्टर्स हैं। मेरे भाई भी डॉक्टर है, मेरी सिस्टर भी डॉक्टर है। पर पापा से थोड़ा सा ये कनेक्शन मिस था, बट पापा से हम लोग सीख रहे थे हाँ, कि ये डेडिकेशन इनका कितना है, इतना हार्डवर्क कितना है इनका, और वो डेडिकेशन और वो हार्डवर्क के सामने ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। बिकॉज उन्होंने जो अभी किया है होम्योपैथी में, ये जो इसको लेजेंडरी काम बोलते हैं, इतना तो कोई कर भी नहीं पाएगा आज के डेट। तो बाकी सब चीज़ें उसके सामने मैं बोलूँगा कि नहीं, उनका लाइफ उसके लिए है। इससे मैं रिलेट थोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेट करता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज भी इतने बड़े बने हैं, तो ऑफ कोर्स उनमें तो उतना सब टैलेंट था और उनमें वो कैपेबिलिटी थी। और उन्होंने जो जैसे सेनापति बनाए थे उनके, तो उनका जो डेडिकेशन महाराज की तरफ था, तो वैसा वो क्यों था, क्योंकि मराठी में वैसा बोला जाता है कि लाख मेले तरी 72, यानी कि लाखों मर गए तो भी चलेगा, बट जो लाखों को बचाने वाला पोशिंदा है, जो भी लाखों को बचाने वाला किंग है, वो बचना चाहिए। वेरी नाइस। सो इसीलिए उनका जो काम है उसके सामने हम लोगों का हमारा ये छोटा डेडिकेशन तो बनता है। ये तो ऐसे बुक भी है ना, एक हमारे मतलब चैप्टर था महापुरुषांचा पराभव। हाँ। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि जब एक व्यक्ति पूरे समाज के लिए काम करता है तो उसकी फैमिली लाइफ में बाकी लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। ग्रेटर कॉज, ग्रेटर गुड के लिए वो सारा। होम्योपैथी सीखते समय अभी क्या सिचुएशन है मार्केट में, कि जो समाज में लोगों का होम्योपैथी की तरफ देखना नज़रिया आपके हिसाब से क्या है? क्या नए लोग बहुत इसमें आ रहे हैं, और नए लोगों को यहाँ पे आते समय क्या चैलेंजेस आते हैं? देखो, होम्योपैथी में काफ़ी सारे बदलाव अभी आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमारी ये 4th जनरेशन है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनके फादर जो थे वो आयुर्वेदाचार्य थे, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को होम्योपैथिक डॉक्टर बनाया। जब वो पिंपरी में आए, तो पिंपरी एक थोड़ा सा गांव एरिया था, और वहाँ पे पूरे पिंपरी में वो एक ही डॉक्टर थे। अच्छा। तो उस समय वो होम्योपैथी भी करते थे, साथ में एलोपैथी भी करते थे। सो उनको वो करना पड़ता था, क्योंकि कभी डिलीवरीज के लिए भी जाना पड़ता था। अच्छा। बहुत सारी जगह पे उन्होंने यानी कि फ्रैक्चर्स वगैरह ये सब भी हील किए हैं। सो ऐसा सब कुछ काम उनको उस टाइम पे करना पड़ता था, क्योंकि वो अकेले डॉक्टर थे उस समय। एलोपैथी वाला भी नहीं था? एलोपैथी वाला भी नहीं था इवन। तो उस टाइम पे उनको होम्योपैथी करना काफ़ी मुश्किल जा रहा था, बट फिर भी उन्होंने अपना होम्योपैथी प्रैक्टिस भी साथ में चालू रखा। उनके बारे में भी कहूँगा कि वो एक समाज सेवक भी थे तभी के टाइम पे, एंड उन्होंने एड्स की जन जागृति भी की। अच्छा। पर उसके बाद में मेरे पिताजी को उन्होंने डॉक्टर बनाया, होम्योपैथिक डॉक्टर ही बनाया। तो पिताजी के टाइम पे भी होम्योपैथी करना मुश्किल ही था। तो मेरे पिताजी ने 14 साल, काफी ज़्यादा मज़ा उड़ाया जाता था ऑफ कोर्स। तो 14 साल उन्होंने रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस की, एंड फिर जाके उनको ऐसा लगा कि अरे ये होम्योपैथी का हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे थे। काफ़ी सारी बीमारियां जो एलोपैथी में ठीक नहीं होती, वो होम्योपैथी से ठीक हो रही थी। तो उनके रिजल्ट्स देख के उन्होंने सोचा कि यार ये होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनना चाहिए, और एक्यूट केसेस भी हम लोग हैंडल करने चाहिए। एक्यूट यानी कि जो इमरजेंसी वाले केसेस है वो भी हैंडल करने चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने 2 बेड से हॉस्पिटल की शुरुआत की। अच्छा। और उस टाइम पे उनको काफ़ी सारा विरोध हुआ। अच्छा, किससे, कौन सी जगह? यस, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जनरेशन वाइज कैसे चेंज होता गया अभी की होम्योपैथी की सिचुएशंस। तो उस टाइम पे होम्योपैथी इतनी पॉपुलर नहीं थी, और होम्योपैथिक हॉस्पिटल तो सोचने भी जैसा नहीं मतलब लोग बोलते देखो इमरजेंसी है तो एलोपैथी के पास जाओ, एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा समय है तुम्हारे पास तो आयुर्वेदा करो।
और तुमको लग रहा है कि दोनों नहीं, पथ्य वगैरह नहीं कर सकते तो होम्योपैथी करो लास्ट में, दैट वाज द तो उस समय होम्योपैथिक हॉस्पिटल उन्होंने जो खोला ये काफ़ी चैलेंजिंग था, पर अभी जो उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, ये 100 बेड का होम्योपैथिक हॉस्पिटल, दिस इज़ एन क्लियर कट आंसर्स टू एवरीवन कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है, कितने अच्छे से अभी होम्योपैथी में चेंजेस आए हैं। और जो आपका सवाल था कि होम्योपैथी अभी की सिचुएशंस क्या है, व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ सोसाइटी राइट तो यस तो अभी काफ़ी सारा बदलाव आ चुका है। अच्छा, अभी पहले होम्योपैथी जानना, यानी कि पहले होम्योपैथी हर एक जन नहीं समझता था, पर अभी हर एक जन होम्योपैथी जानता है। तो हर एक को पता है कि होम्योपैथी वाली ये तो पता है। ये होम्योपैथी भी एक ट्रीटमेंट है। हम कुछ दूसरा ऑप्शंस भी जा सकते हैं, हम कुछ दूसरा ऑप्शन भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों में अभी भी होम्योपैथी उतनी पॉपुलर नहीं है, बट यस, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलर मेडिसिन इन द वर्ल्ड। मैं जब ये सीख रहा था ना ग्राफोलॉजी, जहाँ पे हम लोग हैंड राइटिंग और सिग्नेचर की बात करते हैं और वहाँ से माइंडसेट को डिकोड करते हैं, तो ये सीखते समय हमको हर बार ये बताया गया या हमने ऐसे सीखा है कि हर एक बीमारी जो है वो हमारे मन से उत्पन्न होती है, मन में विचार आने वाले विचार। तो उस समय पे मेरे साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर सीख रहे थे और उन्होंने कहा अरे ये तो मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे सिमिलर है। तो क्या ये सच है? यस। आपका जो अभी पैशन है, आपका जो अभी बिजनेस आप कर रहे हो, ये और होम्योपैथी काफ़ी सारी सिमिलर है, बिकॉज आप भी माइंड पे ज़्यादा फोकस करते हो। माइंड से ही निकलती है। यस, तो हम भी माइंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड जैसा आपने बताया कि हर कोई बीमारी माइंड से चालू होती है क्या, तो यस। देखो क्या होता है, अभी हमारा एक बुक भी है मेरे फादर का, वाइटल फोर्स इज एन ऑक्सीजन। अरे वाह, इंटरेस्टिंग। सो वाइटल फोर्स इज व्हाट? वाइटल फोर्स दैट मीन्स इम्यूनिटी। होम्योपैथी में उसे वाइटल फोर्स बोला जाता है। तो ये वाइटल फोर्स या ऑक्सीजन क्यों है? तो होता ऐसे है कि कोई भी हमारे दिमाग में अगर कोई भी बैड थॉट आ गया तो उस समय हमारे जो शरीर में बदलाव आता है, तो उस समय इतना बदलाव आता है कि सेल्स जो रहती है हमारे शरीर में, करोड़ों सेल्स है, सो ये सेल्स में बदलाव आना चालू होता है। तो हम लोग जो भी रेस्पिरेट कर रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन में भी चेंजेस आता है। फॉर एन एग्जांपल, जब भी आप सैड होते हो तो थोड़ा आपका ब्रीदिंग स्लो होता है। जब भी आप हैप्पी होते हो तो आप खुल के सांस लेते हो। जब एक्साइटेड रहते हो तो खुल के सांस लेते हो। सो दैट इज एन डिफरेंस। सो ये जो सेल्स में बदलाव आता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट हो जाता है और फिर वो सेल बीमार पड़ती है। फिर ये सेल से ऑर्गन्स बनते हैं, तो फिर वो ऑर्गन बीमार होना चालू होता है। फिर ये इम्यूनिटी लेवल पे अफेक्ट होता है एंड देन फिर आदमी बीमार पड़ता है। तो ये जो है आपका कि बुक, ये जो आपने फादर ने लिखा, वाइटल फोर्स इज ऑक्सीजन, आपका कौन सा बुक आने वाला है? क्या सोच रहे हो आपका बुक कब आएगा? मेरा भी बुक आएगा, जरूर आएगा। किस टॉपिक के ऊपर रहेगा और क्या सोचा उसके? डेफिनेटली होम्योपैथी के ऊपर ही रहेगा। क्योंकि अभी मेरी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। ऑफ कोर्स लेजेंडरी फादर का बेटा होना ये उतना एडवांटेज भी है और दोनों साइड पे ये डबल एज सॉर्ड, जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा तेंदुलकर की बात ले लो, लड़का अच्छा भी हो सकता है, अच्छा खेलता है, लेकिन कंपैरिजन हमेशा अभिषेक बच्चन की भी अभिषेक बच्चन का एग्जांपल है, रोहन गावस्कर का एग्जांपल हमारे सामने काफी सारे लोग हैं। तो इसका एडवांटेज भी रहता है ना, एक डिसएडवांटेज भी रहता है। तो मुझे तो, जैसा मैंने बचपन में भी कहा कि मुझे बच्चे भी, फ्रेंड्स भी चिढ़ाते थे कि तू तो डॉक्टर ही है, तू तो डॉक्टर ही है। करेक्ट। तो वैसा एक सोशल प्रेशर हमेशा रहा है मेरे इस पे कि तुझे डॉक्टर ही बनना है और अच्छा डॉक्टर ही बनना है और पापा से आगे जाना है। सो ये डेफिनेटली एक हमेशा रहता था। बट मुझे क्या लगता था कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे कुछ तो भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यानी कि मुझे शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसा कि मेरे पापा ने किया। तो वैसा जीरो से शुरुआत करेंगे एंड फिर बड़ा होता जाएगा एंड फिर एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा जो बहुत सारे पेशेंट्स ठीक कर पाऊंगा। पर मुझे मेरे कज़िन सिस्टर है, उसने बताया कि ये ऐसा तेरा थॉट ऑफ प्रोसेस है, सो तू उसे अट्रैक्ट कर रहा है। सो जैसे कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सिखाते ही हो ये सब चीज़ें, सो तुम ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि अभी मुकेश अंबानी जो
इनके अंबानी सर के बेटे हैं, हाँ तो उन्होंने उनका एम्पायर डबल कर दिया। हाँ। तो उन्होंने क्या जीरो से शुरुआत नहीं की। आप ऋतिक रोशन का उनके एग्जांपल, लिए जीरो का स्टार्ट 100 से होगा ऐसे। या व्हाटएवर, यस यस, बट आप ऋतिक रोशन का भी एग्जांपल ले सकते हो। हाँ। सो ऋतिक रोशन, राकेश रोशन ऋतिक रोशन से जाना जाता है अभी आजकल। सो वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने समझाया मुझे कि तुम्हें यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो तुम, और यहाँ से भी आगे जा सकते हो। तब मैंने सोचा कि अरे हाँ, दिस इज ऑल्सो राइट, कि अभी मैं यहाँ से चालू करूँगा। तो पहले नहीं तो 500 कर सकते हैं। यस यस, नहीं तो पहले मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ज्वाइन किए, मैं वहाँ पे जाके सीखता था। और बहुत सारे लोकल डॉक्टर्स थे, उनके पास जाके सीखता था। ऑफ कोर्स पापा के साथ तो था ही, मैं कुछ ट्राई किया, सब हाँ, कुछ सीखा, सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ये करके सीखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपना खुद का भी बनाते हैं। पर जब मुझे ये थॉट प्रोसेस आया कि नहीं यार, इसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो बात बोल रहे हो आप कि आपने भी वो स्ट्रगल देखा हुआ है, आज की जनरेशन में जो नया BHMS के लिए जा रहा है नया इंसान, उसके सामने जो मेजर 3 चैलेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? होम्योपैथी पहले तो ना फर्स्ट चॉइस नहीं रहती बहुत सारे डॉक्टर्स की। मतलब ये ऐसा कोई पैशन नहीं था कि नहीं चलो होम्योपैथी करनी है। यस, जब भी कोई आप नीट एग्जाम पास करोगे, आजकल नीट बहुत कंपलसरी है एंड उसमें पास होना भी बहुत कंपलसरी है। उसके बाद ही आप होम्योपैथी या फिर कोई भी मेडिकल साइंस आप चूज कर सकते हो। सो हर एक का, यानी कि मैक्सिमम बच्चे जो नीट पास करते हैं तो उनका हर एक का टारगेट रहता है कि पहले मैं MBBS करूँ, अच्छा, देन फिर डेंटिस्ट। अच्छा, BD और उसके अगर बाद अगर ये दोनों भी नहीं मिला है, हाँ। तो फिर आयुर्वेदिक या होम्योपैथी। अच्छा, BAMS और BHMS में क्या कंपटीशन, मतलब ज्यादातर लोग किसके लिए जाते हैं जनरली? यस, तो ज्यादा करके लोग BAMS के लिए जाते हैं। रीजन बीइंग कि आयुर्वेदिक करके, BAMS करके आप थोड़ा एलोपैथिक प्रैक्टिस साथ में कर सकते हो। जनरली मैंने देखा है कि BS में वाले दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थोड़ा तो इसीलिए ज्यादा करके लोग उससे वहाँ पे जाते हैं कि एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर पाए। और होम्योपैथी में भी ऐसा ही रहता है। होम्योपैथी में भी ऑलमोस्ट 80% जो बच्चे रहते हैं कि वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते ही नहीं है। अच्छा, सो वो 20% जो रहते हैं वही सिर्फ, उसमें भी उनके बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो इन लोगों को ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंजेस के तौर पे अगर किसी ने होम्योपैथी चालू की प्रैक्टिस करने का, तो पहला चैलेंज जो बोला था आपने, सोशल स्टिग्मा की, अरे क्या है क्या नहीं, रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, और तो वहाँ से चालू होता है। यस, अगर आप रूरल एरियाज में अभी भी कर रहे हो होम्योपैथिक प्रैक्टिस तो इट इज़ समहाउ डिफिकल्ट। हाँ, अभी इंटरनेट से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को अभी पता चल रहा है कि एलोपैथी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, पेन किलर के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। तो अभी लोगों को थोड़ा समझ आ चुकी है। अच्छा, पर फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो भी प्रैक्टिस करना चालू करता है तो उससे पहले तो ये स्ट्रगल डेफिनेटली रहता है कि लोगों को सोशल एक्सेप्टेंस, लोगों को समझाना कि होम्योपैथी क्या है, ये कैसे काम करेगी। बिकॉज आप दवाई तो मीठी दे रहे हो एंड मीठी दवाई लेके हम दर्द ठीक कर रहे हैं। सो यानी कि इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या होता है? तो इसीलिए डाउट आता है। तो दूसरा एक उनको ये रहता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। सो होम्योपैथी में लोग इसीलिए जाते हैं कि फीस भी कम है, जो कि MBBS की फीस बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, तो होम्योपैथी की उससे बहुत सारी कम है। जनरली अगर देखा तो 500 के आसपास लोग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चार्ज करते वन विजिट का। होम्योपैथी में उससे काफ़ी कम चार्ज करना पड़ता है। यस, और वो भी रहता है। और पेरेंट्स का जो है, पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। MBBS का जितना फीस रहता है तो उतनी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो बच्चे को होम्योपैथी में डालते हैं। पर फिर वो क्या होता है कि जब भी वो क्लिनिक स्टार्ट करेगा तो उस समय भी उसमें फाइनेंशियल थोड़ा बर्डन इन्फ्रा रहेगा ही ना। मतलब होम्योपैथी का और एलोपैथी का इन्फ्रा तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, जो लगेगा, क्लिनिक लगेगा, चेयर्स लगेगी, सब यस, खर्चा तो सेम है। खर्चा तो सेम ही है, इनकम उतना सेम नहीं रहेगा। यस, चैलेंज है। तो ये चैलेंज काफ़ी रहता है। एंड देन फिर उसमें होम्योपैथी में रिजल्ट्स देना काफ़ी मुश्किल है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। समझ नहीं पाया, तुमने बोला कि रिजल्ट मिलते हैं, बहुत डायनामिक चेंजेस होते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब डिसीज आपने ठीक किए, राइट, और ना ठीक होने वाली भी डिसीज ठीक हुए, और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि चैलेंजिंग है। इट इज अ चैलेंजिंग, आई एम कंफ्यूज्ड। इट इज एन चैलेंजिंग बिकॉज होम्योपैथिक दवा देना काफ़ी मुश्किल है, और इसमें एक बहुत बड़ी मेहनत है। तो जब भी कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो वो पेशेंट का आपको पूरा हिस्ट्री लेना पड़ता है, केस हिस्ट्री रहता है। तो उसके पूरी एक लाइफ स्केच भी आप मान सकते हो इसे।
तो वो लेनी पड़ती है। उसमें उसका फिजिकल सिम्टम्स तो हमें लेने ही है, उसके साथ में हमें उसका माइंड भी देखना है। हाँ, मेंटल कि भी वो- सेटअप देखना है कि Yes, क्या है, कि कैसे वो है। नेचर कैसा है, क्या Very true. कैसा है, सिर्फ फिर उसका बिहेवियर कैसा है, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंटरेस्टिंग। ये मेंटल एंड फिजिकल, ये दोनों देखने के बाद में हमें मेडिसिन ऐसा नहीं रहता है कि अभी आप हेडेक के लिए आए हो कि हेडेक के लिए तुरंत ऐसी दवाई रखी है, ये 5-6 गोली है, उसमें से एक आधी गोली उसका देना है। तो ये होम्योपैथी में नहीं है। तो होम्योपैथी डिफरेंस इसीलिए है कि होम्योपैथी में हर एक इंडिविजुअल को, अगर आप आए हो, आपके साथ में 10 दोस्त आए हैं आपके साथ में, उनको भी कुछ बीमारियां हैं, तो हर एक को, अगर इवन हेडेक भी 10 लोगों को रहेगा तो अभी भी हर एक की दवा अलग अलग रह सकती है। हाँ, मतलब एक इंसान है जो अपने फादर के साथ लड़ाई करता है तो उसको एसिडिटी होती है, हमारे जैसे हम लोग सिखाते हैं, और एसिडिटी होती है, उसकी वजह से उसका सर दर्द होता है क्योंकि वो सवेरे खाना नहीं खाता, Yes. लेट खाता है। तो ये भी मतलब हर एक का लाइफस्टाइल, Exactly. थॉट पैटर्न So- सब देख के देना so पड़ेगा। ये मुश्किल है होम्योपैथी में, क्योंकि मेडिसिन अच्छे से निकालना, अगर उसके लिए आपने सही दवा निकाल दी तो यस डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, पर ये दवा निकालना दैट इज अ टास्क, दैट इज अ हाँ। डिफिकल्ट टास्क। सो एक्सपीरियंस। इसीलिए होम्योपैथी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको हजारों दवाइयों में से एक दवा वो पर्सन के लिए चूज रिसर्च करनी बेस है, बहुत ज़्यादा हो गया है। एक दवा चूज करनी है, सोचो ना। इंटरेस्टिंग। तो ये हेडेक के लिए भी अगर आपको इतना सारा स्टडी करना पड़े, तो वैसा एलोपैथी में बहुत इजी है। अरे वो तो उसमें आप 2 मिनट में आप दवा दे सकते हो किसी भी मेरी वाइफ को पता है सब दवाई क्या है। आदि डॉक्टर है वो, yes. उसको बोलते that's थे ये है तो ये दे लो, ये है तो ये ले लो। That is in difference. So जो होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है ना, अगर उसके पास पेशेंस है कि वो थोड़ा रुके, अच्छे से हर एक पेशेंट का इलाज करे होम्योपैथी से, तो यस डेफिनेटली उसको आगे जाके बहुत सक्सेस मिल सकता है, वो बहुत long अच्छी term कमाई कर success सकता है। game. यस, बट अगर उसके पास वो पेशेंस नहीं है, वो खुद ही जल्दी में है कि नहीं भाई इसको जल्दी से निपटा देंगे अपन, और ज़्यादा पेशेंट्स देखने हैं, तो इसीलिए तो अगर वो ऐसा करेगा तो यस उसको डिफ़िकल्टीज काफ़ी सारी फेस करनी पड़ेगी। तो वो ये स्ट्रगल आप जो बोल रहे थे, ये वाला जो स्ट्रगल बहुत बहुत बड़ा है ये, तो मतलब इट्स नॉट इजी टू बी सक्सेसफुल इन होम्योपैथी। आपके हॉस्पिटल में इस समय पे कितने बच्चे हैं जो स्टडी करते हैं, साथ में बैठते हैं? मतलब मैं जब आया था तो मैंने देखा कि 50 लोग तो ऐसे ही फ्लोर पे देखिए मुझको, जो फाइल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। कितने एट अ टाइम लोग रहते हैं जो सीखते हैं? राइट। सो जैसा कि अभी मैंने बताया कि होम्योपैथी में मेडिसिन निकालना ये बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। सो ये जो टास्क है, यहाँ तक ये मेडिसिन तक आना, ये एक क्वालिटी रहती है, और ये इसका एक्सपीरियंस लेने के लिए तभी जाके वो नया कोई भी डॉक्टर आ गया तो उसे कहाँ पे तो भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो ये इंटर्नशिप के लिए ये डॉक्टर्स हमारे पास में आते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि हमारे यहाँ की रिजल्ट जो है, लाइक मोर देन 90% पेशेंट्स आर बेटर, सो आई कैन से। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक ही दवा आपसे, अगर किडनी फेल्योर ठीक कर रहे हैं, लीवर फेल्योर ठीक कर रहे हैं, सो ऐसा अगर हम लोग कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल में कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल खोल के भी अगर सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस ही चलाना होम्योपैथी का इतना मुश्किल है, तो सोचो हॉस्पिटल चलाना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि आपके सामने कोई भी इमरजेंसी आ गई, आपके सामने एक पेट दर्द का पेशेंट आ गया, आपके सामने 104 105 बुखार वाला पेशेंट आ गया, तो आपको इमीडिएट उसमें रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। सो आपका मेडिसिन उतना परफेक्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्ट मेडिसिन सीखने के लिए जो भी हमारी मेथड है, क्लासिकल मेथड, तो ये सीखने के लिए ये बच्चे स्टूडेंट जो है वो आते हैं। कितने लोग तो ऑलमोस्ट इन ईयर और महीने में कितने लोग? हर टाइम पे हमारे पास 30 से 50 स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड हमारे स्टाफ डॉक्टर्स अलग रहते हैं, बाकी हमारे कर्मचारी सिस्टर्स वगैरह तो है ही, बट हमारे पास में 30 से 40 स्टूडेंट्स हमेशा रहेंगे। एंड ये एवरी 6 मंथ के लिए आता है, 6 मंथ में नई नई बैच हमेशा चेंज हो जाती रहती है। और हम प्रैक्टिशनर्स जो रहते हैं कि जिनको आना नहीं होता है इंटर्नशिप के लिए, तो ठीक है, जो नए पास आउट स्टूडेंट है वो आ सकते हैं, बट जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको समय नहीं मिलता। करेक्ट। तो उनके लिए भी हम लोग कुछ बैचेस रन करते हैं। तो उनको सैटरडे संडे हम लोग उनके लिए भी सिखाते हैं। मतलब जो मेडिसिन दे रहे हैं, उनकी मेडिसिन को बेहतर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए। देखिए ना, आजकल मैंने जो मेडिकल में अभी शिफ्ट देखा है कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आया है, लोग बदल रहे हैं, खुद के हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स की तरफ जाए, इंस्टेड ऑफ कि बीमार पड़ने के बजाय, उससे अच्छा कि बीमारी ना पड़े। तो क्या होम्योपैथी में ऐसा कुछ स्कोप है कि ऐसा कुछ करे कि आपके पास लोग आए और
बीमार पड़ने के पहले वो स्वस्थ रहे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज है? देखिए, प्रिवेंटिव हेल्थ, हाँ। ये टॉपिक जो है ना कोविड के बाद से काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। व्हाई दिस प्रिवेंटिव हेल्थ इज देयर, यानी कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर तंदुरुस्त रहे, आप खुद ही तंदुरुस्त रहे, तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है। बराबर। तो हुआ ऐसे कि कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी क्या है ये बहुत सारे लोगों को पता तो था, सीरियस हो गए लोग। बट हाँ, इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए लोग। इसके से जुड़ा हुआ एक बताओ कि कोविड के बाद या कोविड के दौरान गाड़ियों का सेल, सेकंड हैंड गाड़ियों का सेल बहुत बढ़ गया। मतलब आज की डेट में महंगाई जो है आपको दिखती है कि कारों की कीमत और कारों की संख्या में। तो ये अवेयरनेस जो है हर जगह पे बढ़ा है, हर जगह जिम का मेंबरशिप बढ़ा है। यस, अब बैडमिंटन कोर्ट जहाँ पे हम दोनों बैडमिंटन खेलते हैं, पहले कोर्ट पे इतने लोग नहीं थे, 10 बजे तक कोर्ट खाली नहीं मिलता है। डेफिनेटली खेलना भी नहीं है तो भी आदमी वहाँ पे खड़ा है, फिर भी कुछ कर रहा है। सो ये प्रिवेंटिव हेल्थ में आ जाता है ये सब चीज़ें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ फिर क्या हुआ कोविड के टाइम पे, आपने सुना होगा कि आर्सेनिक एल्बम, ये होम्योपैथिक दवा काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा चली उस टाइम पे। आयुष मंत्रालय ने भी उसको लोगों के लिए खुला कर दिया था कि ये दवा आप ले सकते हो एज एन आपका इम्यूनिटी बूस्टर करके। सो एंड डेफिनेटली उसने मैजिकल रिजल्ट दे दिया है। और हम लोग भी हमारे हॉस्पिटल्स में हम आर्सेनिक एल्बम नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारा सोच ये है कि होम्योपैथी में जैसा इंडिविजुअलाइजेशन है उसका हर व्यक्ति के लिए, अगर वो बीमार नहीं भी है तो उसके लिए कुछ उसके सिम्टम्स लेके, लाइक उसके थर्स्ट कैसी है, प्यास कैसी है, उसको वेदर कौन सा पसंद है, उस हिसाब से उसका इंडिविजुअलाइजेशन करके उसके लिए एक अच्छी मेडिसिन दे ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे। सो आप ये जो बोल रहे प्रिवेंटिव हेल्थ, वो उस टाइम से काफ़ी सारी ये सब चीज़ें बाहर आ गई एंड लोगों को अवेयरनेस आ गया कि यार मुझे अभी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। सो आई शुड गो टू द जिम, आई शुड प्ले सम स्पोर्ट्स एवरी डे, आई शुड रेस्ट प्रॉपरली एटलीस्ट 7 to 8 hours एंड आई शुड कम्युनिकेट विथ एवरीवन। सो दीज थिंग्स आर लाइक, इसमें काफ़ी सारा बदलाव ये कोविड के टाइम के बाद से डेफिनेटली आया है। तो होम्योपैथी इसमें काफ़ी अच्छा रोल करती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोविड में हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन दिए थे, वैसे ही प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लोग अगर कुछ रूरल एरियाज़ है या फिर जहाँ पे अफेक्टेड एरियाज़ है, जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल सकती है, लोग बीमार पड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर हमने पहले से ही कुछ मेडिसिन दे दिए और उनकी इम्यूनिटी उससे अच्छी हो गई तो वो कम बीमार पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। तो क्या ऐसे भी कुछ सोल्यूशन है जहाँ पे समझो एक बॉडी बिल्डर, उसको मसल अच्छी करनी, मसल का ग्रोथ अच्छा करना है, क्या उसके लिए भी आपके पास कुछ मेडिसिन मिल सकता है? नहीं, देखिए होम्योपैथी और प्रोटीन ये जो है वो बहुत डिफरेंट है। प्रोटीन आपको अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको बॉडी बिल्डअप करनी है वगैरह जो भी है, या फिर आपको एक्सीलेट करना है, एक्सरसाइज करना है। होम्योपैथी आपका डाइजेशंस में, आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो उसको पचाने में, उसमें ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब आपका कहना है कि जो जहाँ पे भी नेचुरल बैलेंसेस बॉडी के अंदर वो एस्टैब्लिश या नेचुरल हार्मोनी लाने के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट। एग्जैक्टली दैट इज द राइट वर्ड। कहीं पे भी इनह्यूमिनिटी या कहीं पे भी जो नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसको बढ़ाना है या घटाना है, उसमें ज़्यादा मदद नहीं करेगी। बट जो हार्मोनाइज सिस्टम है उसको लाने के लिए मेडिसिन का जो है ज़्यादा मदद कर पाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है, हर जगह पे आपको बैलेंस रखना ज़रूरी है। आने वाले 5 साल में क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होगा आपकी इंडस्ट्री में, या आपका खुद का क्या विजन है आपके खुद को लेके? देखो, होम्योपैथी अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि डेफिनेटली हर कंट्रीज़ में उसका एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि अभी फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं स्विट्ज़रलैंड गया था लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लीगली होम्योपैथिक मेडिसिन हर एक हॉस्पिटल्स में रखते हैं। सो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वहाँ पे है। इवन वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस होम्योपैथी को दिया जाता है क्योंकि वो लोग नेचुरल हीलिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो वहाँ पे आपको यहाँ पे भी इवन बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप देखोगे कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ही रेयरली होता है। बैन है, मतलब इंडिया में जो ओपनली बेचा जाता है, जिसके एड्स चलती है, वो बाकी कंट्रीज में बैन मेडिसिन। सो दैट इज एन डिफरेंस। सो ये होम्योपैथी आगे जाके बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मेडिसिन है एंड ये आगे जाके बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, बहुत ज़्यादा इसका मार्केट होने वाला है एंड उससे बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट भी होने वाला है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने सुना होगा कि मेफ्टल स्पास,
ये ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन है जो कि महिला भी बहुत सारी लेती है जब पीरियड्स में क्रैम्प्स वगैरह आता है, या फिर पेन किलर्स करके आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो मेफ्टल पास है, तो उसके अगेंस्ट अभी आयुष मंत्रालय ने, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उसके अगेंस्ट एक पेपर निकाला है कि दैट मेडिसिन इज हैविंग सो मच साइड इफेक्ट्स। अच्छा, तो अभी वो मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करने के लिए बोला है, कम करने के लिए बोला है अभी। सो दैट इज एन डिफरेंस, एंड ये सारा हमें चेंजेस आगे जाके समझ में आएगा कि अरे हम लोग ये इतनी सारी दवा खा रहे थे और उसका हमें साइड इफेक्ट्स अभी इतने सारे हो रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से तो नहीं। सो दैट इज एन डिफरेंस विथ होम्योपैथी एंड एलोपैथिक। होम्योपैथी इतनी सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, अच्छा एक बात बताइए कि बहुत सारी जो डिसीज है आज के डेट में जो हो रही है, वो हमारे खान पान को लेके हो रही है या हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज है उसके कारण हो रही है। तो पिछले 10-20 सालों में क्या ऐसा मेजर शिफ्ट आया इन टर्म्स ऑफ द वे पीपल आर गेटिंग सिक, मतलब किस तरह से बीमारियां जो बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू यू? यस, सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है तो उसके बेनिफिट्स भी है एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी है। सो द थिंग इज़ दैट कि अभी मैं IT पीपल्स मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं पेशेंट्स बनके, तो उनमें मेजॉरिटी में देख पाता हूँ कि उनको स्पाइनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, बिकॉज उनका सिटिंग पोस्चर जो है वो घंटे घंटे वो कुछ PC या फिर मॉनिटर के सामने बैठे रहते हैं एंड घंटे घंटे बैठते रहते हैं। तो अगर उनका पोस्चर गलत हो गया या फिर उन्होंने बीच बीच में कुछ इंटरवल्स नहीं लिए या फिर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या फिर उनका स्लीप अच्छा नहीं है, तो उसके कारण यस डेफिनेटली मसल जो है वो अपने वीक बन जाते हैं। तो अगर जितने बैक के मसल्स अपने जितने सपोर्ट्स करते हैं अगर वो वीक बन गए तो उनको स्पाइनल इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैं कॉमनली देखता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसमें हाथ का दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, झुंझुनाहट जैसा आता है, देन लिखने में तकलीफ होती है, टाइपिंग करते समय तकलीफ होती है, लंबार इश्यूज रहते हैं, लंबार इश्यूज में उनको पैरों की तकलीफ होती है। सो उसमें नमनेस आ जाता है, दर्द होता है, साइटिका जैसे पेन्स होते हैं। सो ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ये आजकल बहुत सारे आ रहे हैं। दूसरी एक चीज़ है इसमें डाइट। हाँ, फूड का क्या है, मतलब फूड जिस लेवल पे जिस क्वालिटी का आज मिलता है उसके कारण क्या चैलेंजेस है? डेफिनेटली जितने सारे पेस्टिसाइड्स हम लोग फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल अभी एक बीच में एक आर्टिकल आया था कि आपने भी देखा होगा स्पैरोज जो है, हाँ स्पैरो अभी काफ़ी सारी कम हो गई है। हाँ, मतलब जहाँ पे हमने तो एक ऐसे रिसर्च भी किया था इसको लेके। यस, तो देखो हम ना ये कहते हैं कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वो राहु को दर्शाती है और स्पैरो जो है ना वो सूर्य को दर्शाती है। तो जैसे जैसे रेडिएशंस बढ़ती जा रही है तो राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया और स्पैरो जो है कम होती जा रही है, ऐसा हम कहते हैं, और कबूतर बढ़ते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये स्पैरोज, ये रेडिएशंस, ये जो मोबाइल टावर्स जो बन रहे हैं उसका रेडिएशंस का इशू है। जो पेस्टिसाइड्स वाला अपना जो खाना वो खा रहे हैं, जो कि चावल रहेगा, गेहूं रहेगा, जो भी वो खा रहे हैं तो उनको तो उसका खत्म कर रहा इफेक्ट, यस, तो उसका इफेक्ट उन पे हो रहा है। और हमारे तो जीन्स में आ गया होगा अब तक, सब हमारे बॉडी में आ गया होगा हर तरह से। तो इसका कोई रिवर्सिंग है जहाँ पे होम्योपैथी के द्वारा हम इसको थोड़ा सा नलीफाई कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? देखो, रिवर्सल से अच्छा अगर आप वो चीज़ें वैसे कंज्यूम ही ना करें तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यानी कि आप पॉइजन लोगे एंड फिर पॉइजन वाली मेडिसिन लोगे, उसका एंटीडोट लोगे, तो कैसे पॉसिबल है बताओ? सो बेटर यही रहेगा कि हम लोग ना लें। हाँ, यस पॉसिबल है। हम लोग अगर नेचुरल जो भी चीज़ें हैं, अभी हमारे नेचुरल पेस्टिसाइड्स है काफ़ी सारे, सो अगर ये हम तो फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अब फार्मर्स का प्रॉब्लम अलग है, उनके यहाँ पे तो यील्ड उतनी नहीं हो रही है, उनको थोड़ा भी डेंजरस है। नहीं, देखो ये सब चीज़ें मैक्स लेवल पे अगर बनी तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। यस, बहुत मतलब और हम लोग भी अगर हम लोगों ने भी अगर ये सोचा कि नहीं हम अभी ये सब करना, पॉलिश्ड खाना बंद करते हैं, सो डेफिनेटली वो चेंज आ जाएगा। अगर ज़्यादा लोगों ने ये सब किया तो फिर वो आगे जाके चेंज होगा। अभी कैसा है कि अभी लिमिटेड क्लास के पीपल ही वो सब अफोर्ड कर रहे हैं, शायद महंगा भी होता है, तो उसके कारण उसका ये कम है, यानी कि वो फार्मर्स वो लगाते कम है, तो इसीलिए हाँ।
बट वो ही अगर बिकना ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली फार्मर्स तो उसकी ये खेती तो ज़्यादा एक करेंगे। बड़ी लेवल पे आपका बात सही है, लेकिन छोटी लेवल पे तो मैं सोचूंगा मैं कैसे सेव बनूँ, क्या मेरे लिए कोई रिवर्सल है? नहीं, सबसे पहला तो आपको रिवर्सल करने के लिए बॉडी खुद ही बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्स करती रहती है। अच्छा। तो उसके लिए तो पहले आपको हेल्दी रहने के लिए डेली 2.5 से 3 लीटर वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। Okay. कम से कम उतना तो पानी शरीर में जाना ही चाहिए। हाँ। ये सबसे बड़ा स्रोत है डिटॉक्स करने का, पानी। देन 3 लीटर पानी जाए तो बेस्ट। यस यस। और क्या ऐसा ऐसा अच्छा माना जाए कि मॉर्निंग में उठे 1 लीटर पानी तभी पी लिया, दोपहर में 1 लीटर पानी पी लिया, ऐसा कि थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए या एक साथ कंज्यूम किया तो भी चलेगा? नहीं, मैं मानता हूँ कि वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आपको जब भी प्यास लगती है, आपको जब भी समय मिलता है, पानी पीने की इच्छा हो तो पी लो। पानी पीने की इच्छा होती है तभी आप पानी पी सकते हो। क्योंकि कई लोग ऐसा कहना है, जैसे सदगुरु जी कह रहे थे यस कि तुम्हारी बॉडी जो है वो एक साथ पानी पी लोगे तो तुम्हारी बॉडी को इतना इंटेलिजेंस है कि इट विल सेव द वाटर। उसके पीछे डिफरेंट लॉजिक है। हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग लॉजिक देते हैं। बट मैं कहूँगा कि आप दिन भर में भी अगर आप 2.5 से 3 लीटर जैसा भी हो आप कंज्यूम कर पाए जो आपकी बॉडी की नीड है, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। यू नीड यू ड्रिंक, यू शुड ड्रिंक। सेकंड थिंग इज आपका स्वेट बाहर निकलना चाहिए। तो जितना आप पानी भी पी रहे हो, हर एक जगह से जहाँ की गंदगी वहीं से बाहर निकल जाए तो बेहतर। यस यस। गुड, वेरी नाइस। सो स्वेट इज आल्सो अपना डिटॉक्स कर देता है। ओके। सो दैट इज अ गुड पार्ट। सो ये सब चीजें स्वेट यानी कि कब आएगा? जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे, करना पड़ेगा या तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनदर थिंग इज, अगर आपने ये सब कुछ, अगर आप गलत चीज़ें खा रहे हो, समझो ऐसा पकड़ के चलो, सो आप उसको काउंटर करने के लिए हर्बल चीज़ें जितना हो सके मैक्सिमम उतनी कंज्यूम करो। फास्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? सी फास्टिंग जो अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी सारा ट्रेंड में है। So, पहले का जैसा फास्टिंग था कि पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे, क्या इज इट अ गुड थिंग टू डू? I'll answer both the things कि एक तो फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी। सो सबसे पहली चीज़ जो है फास्टिंग मेरे ख्याल से कभी कभी बहुत असरदार भी है, कभी और मतलब कभी कितना फ्रीक्वेंसी? हाँ, मैं इसलिए कभी कभी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग ये पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करती है ये सब चीज़ें। जैसा कि अभी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, या फिर बहुत सारे लोग रिलीजियसली बहुत कुछ चीज़ें कर रही है। हम लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में फास्टिंग इज अ रेमेडी। यस। तो एस्ट्रोलॉजी में का क्या कहना है, जैसे एकादशी है या संक्रांति है, पौर्णिमा है, अमावस्या है, ये दिनों में नेचर की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, वोलेटाइल होती है। तो उनका कहना है कि उस समय पे अगर आप कोई भी चीज़ खाओगे तो उसमें भी वो एनर्जी रहेगी। एग्जैक्टली। तो आप भी वोलेटाइल हो जाओगे, आपका भी जो कंसिस्टेंसी वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि डोंट ईट एनीथिंग, जस्ट कीप काम, और उसके बाद वो आप ना ऐसी चीज़ें करो जहाँ पे एक सिस्टम या हार्मोनाइज सिचुएशन में आप चले जाओ। ये शास्त्र कहता है। यस एग्जैक्टली, आपने बहुत सही कहा है ये सब चीज़ें। बट मैं जो कभी कभी वर्ड यूज़ किया ना, मैं इसीलिए किया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो एंड आप खुद बीमार हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, आपका डाइजेशन इश्यूज ऑलरेडी चल रहा है, एंड अगर आप उसमें फास्टिंग करोगे तो डेफिनेटली वो सब प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। सो ये सब चीज़ें करने से पहले हमें अपना शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। सो अगर किसी का सोडियम लो है, वो पहले से ही खाना नहीं खा रहा है, एंड उसने अगर फास्टिंग किया तो उसका सोडियम और लो हो सकता है, तो वो तो और बीमार पड़ सकता है। So that is the fact. So you should know about your body first, and then according to your body. See, सभी चीजें सभी पर्सन के लिए सूट नहीं होती है। जैसा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सारा अभी ट्रेंड में है। यस, इट इज ऑल्सो इन ट्रेंड। सो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर मैंने अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग चालू किया, यस दिन भर में बहुत सारे लोग 2 टाइम ही खाऊंगा, ये सब व्हाटएवर। सो उसके बाद अभी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। सो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर आपको सूट हो रहा है सो यस गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट कभी कभी फिर क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर अभी मेरा हार्टबर्न होने लगा है, बहुत सारा हार्टबर्न होता है मुझे, मेरा अभी वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लगा है, मेरे अभी मोशन की क्वालिटी यानी कि स्टूल्स जो है वो अभी मेरे नॉर्मल नहीं हो रहे हैं। तो तब मैं फिर उनको पूछता हूँ कि हाँ अभी तुमने कुछ चेंजेस किए थे क्या? तब वो बताते हैं कि सर मैंने अभी बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह ये सब किया था। सो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हाँ, सो यू शुड नो योर बॉडी फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंगली आपके बॉडी को क्या सूट हो रहा है, कैसे रह रहा है। तो इसीलिए क्योंकि हर एक का मेटाबॉलिज्म जो है वो अलग अलग रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग, कई महिलाओं का मजाक उड़ाते
क्योंकि वो फास्टिंग नहीं कर पाते। और हमारे यहाँ पे महिलाओं ने फास्टिंग करना ये एज अ नॉर्म या एज अ स्टैंडर्ड ही माना जाता है कि इसलिए तो करना चाहिए एकादशी का या जो भी है। और कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते, मतलब उनसे नहीं सहन होता है, चक्कर आ जाते हैं, नेक्स्ट डे पे वो बीमार पड़ जाते हैं। आज मुझको पता चला, इस मुझको लगता था कि सबका जो मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बट नहीं है ना, काफ़ी बदलाव होता है। एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल। हाँ, मुझको काफ़ी अच्छे अनुभव है, लेकिन मैंने ना आफ्टर द एज ऑफ 35 मैंने 2 बार ही खाना चालू किया। मैं सदगुरु को बहुत फॉलो करता था उस समय पे, तो उन्होंने कहा कि 2 बार ही खाओ। तो पहले 3 बार भी खाता था तो भी अच्छा ही था, और 2 बार खाने से डाइजेशन मेरा बहुत अच्छा बेस्ट, क्योंकि उसको उतना समय मिल जाता है, उसका कुछ बीच में खाते नहीं हैं। बट मुझको लगता है कि हाँ, तो मुझको लगता है कि जो आपने बोला ना वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखो अपनी शरीर की क्या ज़रूरत है, शरीर कैसा है उसको अंडरस्टैंड करो। अगर शरीर बोल रहा है कि भूख लगी है तो खा लो, रात की 3 बजे भी है तो खा लो, बिकॉज इट्स समथिंग योर बॉडी इज वांटिंग यू, राइट? बॉडी नीड कर रही है, तो सिग्नल जो आपको बॉडी से मिल जाएंगे। हाँ, यस। चलिए, अगर आपकी बॉडी हेल्प के लिए पुकार रही है, दैट इज क्राई फॉर हेल्प इवन, सो आपको उस समय पे जो चीज़ें ज़रूरी है वो करनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है जो मेरे जो व्यूअर्स हैं और मैं मतलब काफ़ी सारे एंगेज हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग मुझको अपोज भी करते हैं इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जो भी आप फूड खाओ, कंज्यूम करो, वो आपके प्रोफेशन के अनुसार होना चाहिए, जो काम आप दिन भर करने वाले हो। तो मैं कहता हूँ अगर आप बॉक्सर हो, कराटे वाले हो, तो आप नॉनवेज खाते हो तो चल जाता है, या फिर आप सोल्जर हो, किसी को मारने के लिए जाना है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या पढ़ाई करने वाले हो या आप डॉक्टर हो, तो ईटिंग नॉनवेज इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपके पूरी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने वाला फूड रहेगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि नॉनवेज किसने खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्या इसके बारे में क्या थॉट है? Again, I'll say the same thing. It is depend on individual to individual. So like even though like I am a doctor, so मैं डेली बैडमिंटन खेलता हूँ, हम दोनों साथ में ही खेलते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा एग्जर्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। सो इतना ड्रेन्ड आउट पूरे हो जाते हैं, तो उस समय बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इफ़ आई एम अ वेज ईटर, सो मैं स्प्राउट्स ज़्यादा खानी चाहिए मुझे, एंड अगर आई एम अ नॉन वेज ईटर, सो देन उस टाइम पे मुझे एग्स वगैरह ऐसा कुछ तो भी प्रोटीन्स का सोर्स देखना चाहिए, चिकन, एग्स वगैरह, वॉट एवर। बट अभी कैसा रहता है कि इसमें भी अगर आप में बॉडी में हीट ज़्यादा है, सो तो उसके क्या सिम्पटम्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि हीट बहुत ज़्यादा है? सबसे पहले तो हीट का सिम्टम जो रहता है वो आपको कहीं पे भी बॉडी में पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे। इट मींस हीट बढ़ चुका है। यस, दैट मीन्स आपके हीट लेवल ज़्यादा हो रही है आपके बॉडी में। और क्या दूसरी चीज़ रहती है आपको एनल, यानी कि जो भी हम टॉयलेट वाली अपनी जगह है, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि पाइल्स होता है, फिशर्स होते हैं। सो इवन उससे पहले, ये सब तो बात की बात है, उससे पहले हमें खुद फील होने लगता है कि हमारी एसिडिटी लेवल बढ़ने लगी है। ओके, हमें कुछ बर्निंग सेंसेशन आ रहा है अंदर की तरफ से। यस, हमें काफ़ी ज़्यादा पसीना अभी आने लगा है। सो ये सब बॉडी सिम्टम्स दिखाती है, बट आपको वो देखने चाहिए। हमें क्या होता है, हम लोग बहुत बार है ना वो सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, एंड देन फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो चल जाएगा, तो हो जाएगा, देन फिर कुछ बीमारी का वो रूपांतर ले जाती है वो सब सिम्टम्स, एंड देन फिर हमें पता चलता है कि अरे हाँ ये हीट के कारण हो चुका है, हीट ज़्यादा है, तो नॉनवेज खाना चाहिए, ऐसा करना है आपको? नहीं, डेफिनेटली नहीं। फिर क्या मतलब हीट अगर ज़्यादा है तो क्या हो? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर आप बॉडी देखो, नॉनवेज जो है वो पचाने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट। और जब भी बॉडी ज़्यादा मेहनत करेगी तो हीट ज़्यादा पैदा होगी। तो इसीलिए अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट है तो वो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो आपके जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आपके भी कहेंगे, एंड आपका जो जीआईटी ट्रैक्ट है, सो उसमें अगर वो पचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, सो डेफिनेटली आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इवन दो आपको बॉडी बिल्डर बनना है, आपको कोई स्पोर्ट्स में हो, सो आपके बॉडी के नीड के हिसाब से आपको बिहेव करना चाहिए। बट मतलब आपका कहना है कि हीट ऑलरेडी ज़्यादा है, पसीना बहुत आता है, पिंपल्स आते हैं, कुछ करते हुए प्रॉब्लम होता है, जो है ना आपने बोला जी, ऐसे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप जितना हो सके उतना फ्रेश फूड खाओ। फ्रेश फूड दैट मीन्स पानी का कंटेंट ज़्यादा है। नहीं, हाँ, यस, फ्रेश फूड दैट मीन्स ऐसा नहीं कि मैं चपाती गरम फ्रेश खाओ, ऐसा नहीं रहता है। सो फ्रेश फूड दैट मीन्स आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, आपको सैलड्स खाने चाहिए, यस, जो भी नेचुरली अवेलेबल से, जिसमें वाटर सोर्स डेफिनेटली ज़्यादा रहता है, तो ये सब चीज़ें हमें कंज्यूम करनी चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। ऑसम, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। और काफ़ी लोगों को उनकी बॉडी के बारे में पता नहीं होता, जिसके बारे में आपने बताया कि जो भी निर्णय लेना है वो अपनी बॉडी के अनुसार लेना है, डाइजेशन को समझना चाहिए,
और सभी तरह की अवेयरनेस के साथ अपने अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि आज की डेट में ना स्लीप से संबंधित बहुत डिसऑर्डर्स है, क्योंकि सबको लगता है कि यार ये तो नया कंटेंट है, इसको तो हमने देखा ही नहीं, और अभी हर कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। करण जौहर भी अपना शो लेके आ रहा है, IPL भी आ रहा है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और बहुत सारे फुटबॉल आ रहा है, पीपल आर वॉचिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो जिनका स्लीप जो है उसका पोर्शन कम कम होते जा रहा है। तो स्लीप के संबंध में आपके क्या विचार हैं? स्लीप जो है अभी फ़िलहाल यस डेफिनेटली काफ़ी कम होती जा रही है लोगों की। उसका पहले सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर मुझे लगता है एंजाइटी। यस, लोग काफ़ी चिंता करने लगे हैं अभी। सो लोगों में पेशेंस उसका कारण भी है कम ना, रहा है। लोन पे सब कुछ मिल रहा है। हाँ, तो चिंता तो बढ़ने वाली हाँ, लोन पे भी रहता है, लोगों को सब चीज़ें चाहिए। तो होता यह है कि खुद ही अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्टअप कर लेता है। सो वो प्रेशर होने के कारण हमेशा दिमाग में वो सब चीज़ें हमेशा रहती है। नॉट ओनली दैट, आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा रिफ्रेशिंग फैक्टर्स नहीं रहता है। जैसे कि आपको सिर्फ बहुत सारे जनों के पास तो आजकल मोबाइल या फिर स्क्रीन ये जो रहता है, मतलब तो उसके कारण स्क्रीन टाइम उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अपना बात हो रहा था दूसरे दिन, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा था कि एक ज़माना था जहाँ पे खाना खाने के बाद लोग बाहर जाके दोस्तों के साथ बैठते थे, कुछ शेयरिंग गप्पे शप्पे लड़ाते थे। आज मैंने देखा था, हमारे घर पे कुछ फंक्शन हुआ था और 10-12 बच्चे आए थे, और 10-12 बच्चों को हमने बेडरूम में कैद कर दिया कि तुम खेलो वहाँ पे। और मैंने इसी वजह से झाँका था तो देखा मैंने कि 10-12 बच्चों के हाथ में मोबाइल, और मोबाइल सब देख रहे हैं। मतलब नोबडी वाज एंगेजिंग सोशली। जो दिल का हल्कापन होना या दिल का शेयरिंग है वो तो बंद ही हो गया। एग्जैक्टली सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सब स्क्रीन टाइम आपका प्रोफेशनली भी बढ़ रहा है। प्रोफेशनली भी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। आपका शेयरिंग जो आपने कहा अभी वो तो कि वो शेयरिंग ना के बराबर हो गया। हाँ, ना के बराबर है। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे या फिर किधर भी चैट पे आप मैसेज करोगे दूसरे को, सिर्फ बताएंगे, वो सिर्फ टेम्पररी रहता है। उसमें कुछ इमोशंस नहीं जाते, कुछ ये नहीं रहता है। सामने वाला क्या बोल रहा है हमें वो इमोशंस पता नहीं रहते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो उसके कारण क्या रहता है, जो हम पहले लोग बोलते थे ना कि मन हल्का होना, सो वो मन हल्का नहीं होता अभी आजकल बहुत सारे लोगों का, क्योंकि शेयरिंग कम है एंड ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। सो ये सब चीज़ें जो है वो अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहती है, एंड जिसके कारण जो अपना स्लीप है वो बहुत सारे लोगों का, यानी कि अभी वो अलर्ट स्लीप रहता है। सो यानी कि वो थोड़ी सी भी चीज़ों के कारण डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़े से भी आवाज़ आ गए तो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो दैट इज़ द सो दैट्स वाई अगर आपको ये क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो डेफिनेटली स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। आपको लोगों के साथ ज़्यादा मिलजुल करना है। आपके मन की बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओपनली बात बताओ, और ज़्यादा ये सब चीज़ों का लोड ना लो। हमारी एस्ट्रोलॉजी में इट्स अ रेमेडी फॉर मून एंड फॉर द 4th हाउस। तो हमें कहते हैं, और कर्क राशि मून सबसे मिलता है। आप भी कर्क राशि की हो या कर्क लग्न के आप व्यक्ति, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अगर कर्क व्यक्ति ने अपनी मन की बातें बोल दी ना तो उसका तबीयत अच्छा रहता है। तो अब आपकी भाषा में इसको वो कहेंगे कि अगर मन का शेयरिंग होगा, दिल हल्का होगा, तो ये व्यक्ति का जो लाइफ है वो ज़्यादा बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ स्लीप या इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। हमारे होम्योपैथी में भी इसके लिए रेमेडीज है। अच्छा, हमारे होम्योपैथी में ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया कि होम्योपैथी तो माइंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। तो ये ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एक्ोनाइट, आर्सेनिक, ये सारे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, हज़ारों रेमेडीज़ है इसके लिए। बट ये एंग्जाइटी किस चीज़ का है, किस कारण है, कैसे हो रहा है, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सो ये सभी एक्सप्रेशंस के ऊपर, सभी सिम्टम्स के ऊपर अलग अलग रेमेडीज है। क्या बात, एंजाइटी में भी टाइप्स? एंजाइटी में भी टाइप्स है। वाओ, एंजाइटी में भी टाइप्स है। तो ये हर चीज़ के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी असरदार है। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि होम्योपैथी आगे जाके फ्यूचरिस्टिक रेमेडीज है। यस, जिस लेवल पे आप बता रहे हो मुझको ये समझ में आ रहा है कि जैसे आज की डेट पे, अगर आपको पता होगा, राहुल द्रविड़ जब दक्षिण साउथ अफ्रीका में खेलने गया था तो उसने अपने स्वेट का एनालिसिस किया था कि उस स्वेट से बाहर क्या निकलता है। तो उसने वही चीज़ों का ड्रिंक बनाया जो पीता था। कि जो बाहर निकल रहा है उसको मैं वापस से रिइंस्टेट करूँगा। तो इंडिविजुअलाइज, पर्सनलाइज सर्विस, पर्सनलाइज मेडिसिन, ये जो है आजकल नीड बनते जाने वाला है इसके आगे। और अगर होम्योपैथी ये दे सकता है तो वाह, डेफिनेटली। जैसे कि हम दोनों अभी बैडमिंटन खेलते हैं। आपका स्मैश बहुत अच्छा है। करेक्ट, प्योर वेज हूँ मैं उसके बावजूद। यस, इवन दो प्योर वेज हो, बट यही हर एक का रहेगा क्या?
नॉनवेज खाने वालों का भी इतना इतना पास नहीं नहीं रहता आता है। यस वेरी ट्रू सो दैट इज एन इंडिविजुअलाइजेशन, ये आपका Correct. कैरेक्टर है। बिल्ट यस इसके लिए मैं बताऊंगा आपको इसमें ना मैंने काफ़ी सारा स्टडी किया और मैंने क्या देखा कि जितने भी लोगों के एक ऐसा होता है कुंडली में कि तीसरा घर या तीसरी राशि ये दोनों अपने हाथों को दर्शाती है। तो जितने भी लोग जैसे रॉजर फेडरर का बैक हैंड स्मैश वगैरह बहुत उनका भी काफ़ी अच्छा था, बहुत स्किलफुल था, वो बहुत पावर से जाता था बैक हैंड। तो जितने भी लोगों का तीसरा घर या तीसरी राशि में मंगल का असर आता है उनका स्मैश या उनके हाथों में ताकत बहुत होती है। हर एक का अलग अलग होगा, मतलब किसी के पैरों के। तो मैंने मेरा फिर बाद में जब इतना तारीफ हुआ तो मैं बोला चला चेक कर लेता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी तीसरी राशि में ना मंगल का 8वां दृष्टि पड़ता है। तो इसलिए वो स्मैश मतलब बाकी तगड़े लोग हैं, तगड़े लोगों का स्मैश इतना तेजी से नहीं जाएगा, मेरा जाएगा बिकॉज मेरा मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है। राइट। हमारे होम्योपैथी में भी मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। होम्योपैथी में भी हमारे ये साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। साइड्स, हाँ, अच्छा, so यानी कि अगर एज यू सेड कि आपका राइट हैंड फोर हैंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इवन कभी कभी कुछ चीज़ों में लाइक बहुत सारी बार हम लोग देखते हैं कि एक ही साइड अफेक्टेड है पेशेंट का, यस, यानी कि वो वीक रहता है, सो सेकेंड साइड स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये वीक साइड रिपेयर करने के लिए उसके मेडिसिन है। क्या बात है, हाँ, ये भी तो हर एक चीज़ के लिए, यानी कि अगर सिर्फ एंकल से ही कुछ बीमारी स्टार्ट हो रही है तो वैसे भी मेडिसिन है कि जिसमें ये लक्षण सिर्फ एंकल से ही आता है। ऐसे यस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो इंडिविजुअलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो ये इस प्रकार का रहता है। इसी बात पे मैंने मतलब बीच में एक बार प्रेडिक्ट किया था। एक लेडी ने कहा था कि मैं मेरे राइट हैंड पैर में मैं काला धागा पहनती हूँ और मैंने पूछा था कि तुम्हारे हस्बैंड का वजन तब से बढ़ना चालू हुआ है जब से काला धागा तुमने यहाँ पे बांधा है क्योंकि वहाँ से सिग्नल मिलेगा माइंड को, वो चीज़ जो भी रिप्रेजेंट करती है और वो माइंड फिर ऐसा बिहेव करेगा, फिर वो लेडी ऐसी है तो फिर इसका हस्बैंड ऐसे है। मैंने वो सब लॉजिक लगाया था जो कि होम्योपैथी में भी लगाते हैं, माइंड के ऊपर का लॉजिक। तो इंडिविजुअलाइजेशन आपने बोला वो करेक्ट है, उस लेवल पे हम जा सकते हैं। डेफिनेटली। चलो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पढ़ना पड़ेगा और मेरे को लगता है इसको बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। यस, डेफिनेटली, जरूर बहुत करेंगे। सारे पॉडकास्ट के अंदर हम लोग हो सकता है इतने डेप्थ में ह्यूमन माइंड को समझ पाए। और अगर ह्यूमन माइंड को समझ पाएंगे तो किसी भी तरह का रोग से बाहर निकलना, किसी भी तरह से चैलेंज से बाहर निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। तो जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए लास्ट में जो भी आपको संदेश देना है, जो आप चाहोगे कि क्या मतलब हेल्थ के संदर्भ में या होम्योपैथी के संदर्भ, जो भी आप कहना चाहोगे, प्लीज़ गिव द मैसेज टू द ऑडियंस। सबसे पहले तो मैं सुधीर सर आपका थैंक्स कहना चाहता हूँ, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो अभी, आप एस्ट्रोलॉजी में आपका खुद का रिस्ट वॉच एनालिसिस का आपका स्टडी है, बहुत सारी रिसर्च आपके नाम पे है। सो उसके लिए मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। एंड आपने मुझे मौका दिया कि आपके इस व्यूवरशिप में आने के लिए, एंड आपके सभी व्यूवर्स को होम्योपैथी या हेल्थ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हम लोग आगे जाके और ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ आपके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो मैंने एक दोहा सुना है कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के ज़िंदगी के इंतहा और भी है। तू शाही है, शाही यानी कि गरुड़, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे लिए अभी आसमान और भी है। थैंक यू। सो आपकी प्रोग्रेस इसी तरह से बढ़ती जाए। मैंने आपका स्ट्रगल देखा है, मैं जानता हूँ आप कहाँ से कहाँ तक अभी पहुँचे हो, और ये सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। मैं बोलूँगा आपको बहुत ज़्यादा अभी पूरा आसमान जीतना है। सो उसके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। एंड आपके सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी इज़ एक ऐसा साइंस है कि जो बहुत सारी बीमारियाँ जड़ से मिटा सकता है। सो दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ कि कई सालों से बीमार है, एंड 10 साल 20 साल 30 साल से भी बीमार पेशेंट्स रहते हैं और उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिलती है। बट अगर यही पेशेंट होम्योपैथिक दवा ले ले एंड वो बीमारी अगर उनके कुछ महीनों में, कुछ एक आध साल में ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। होम्योपैथी प्रिवेंटिव हेल्थ भी हमने देखा आज, एंड होम्योपैथी बाकी सारी बीमारियों जैसे कि कोई ऑर्गन फेलियर्स है तो उसके लिए भी कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, शायद ये हम आगे जाके समझाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताने जैसी, बट डेफिनेटली हम अगर हम दोनों को समय मिला
तो और ज़्यादा ऐसे भी पॉडकास्ट बनाएंगे। पर अभी के लिए मैं सिर्फ आप व्यूवर्स को एक कहना चाहता हूँ कि जो भी होम्योपैथी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर लेमैन्स यानी कि जनरल पब्लिक अगर आप भी देख रहे हो, तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो वो दिल से करो, तो वो चीज़ एकदम मन से होनी चाहिए। और मेक इट श्योर कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे मंजिल की परवाह नहीं रहती है, मुझे परवाह रहती है सही रास्ते की। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें रास्ता सही हो। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, आपको ये नया साल अच्छे से जाए एंड आप सब लोग अपनी हेल्थ एंड अपने परिवार वालों को हमेशा खुश रखें, तंदुरुस्त रखें। और होम्योपैथिक की जब भी ज़रूरत है तब हमें आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपने देखा कि कितना अमेजिंग नॉलेज है होम्योपैथी को लेके। फ्यूचर में जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आज हमको मिला, इससे ये बात तो तय होती है कि फ्यूचर में होम्योपैथी बहुत ग्रो होने वाला है, क्योंकि जिस लेवल पे जाके बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ये चीज़ों को आपकी माइंड से और आपकी बॉडी से रिमूव कर सकता है। और आप मेरे दर्शकों और हमारा पूरा चैनल ही इसी बात के ऊपर है कि जो कुछ भी शुरुआत होती है माइंड से होती है। अगर हमने माइंड से किसी चीज़ को बदला तो पूरी लाइफ को हम बदल सकते हैं। तो ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके हॉस्पिटल में विजिट ज़रूर कीजिएगा। पिंपरी में इनका हॉस्पिटल है, आदित्य नाम से है, आदित्य होम्योपैथिक सेंटर। और यहाँ पे आप अपने उन डिसीज़ को भी आसानी से क्योर कर पाओगे जो बहुत सालों से आपको तकलीफ दे रहे हैं, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे। तो धन्यवाद फॉर वॉचिंग ऑल द पॉडकास्ट टुडे। I hope you got a lot of insight about how to become healthy in future. Keep watching us, keep sharing our content, keep liking us, and thank you very much for watching all the videos. See you.